विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, बाजार की हलचल किसी से छिपी नहीं है और उसकी परेशानी, उसकी टेंशन रिफ्लेक्ट कर रही है चार्ट्स पे। और इतनी ज्यादा टेंशन हुई कि सर्वर भी शायद बोल गया, और उसके बाद काफी देर तक हमने देखा कि ग्लिचेस और वो वाली चीजें भी डेटा में भी आती नहीं। क्या समझना चाहिए सर कि हमें ये टेंशन को अभी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, स्किप करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कितनी और आगे एक्सटेंड हो सकती है? सर, कुछ टोटके होते हैं बाजार के और जीवन में। जब जब ये सर्वर खराब होता है तो उसका रिवर्स ट्रेंड शुरू होता है अगले दिन से। तो जब मार्केट हाई पर होता है और सर्वर खराब होता है तो हम मानते हैं कि मार्केट में स्टीप सेलिंग आने वाली है। और जब ये सर्वर बॉटम पर खराब होता है तो हम ये मानते हैं कि अब रिवर्स ट्रेंड आने वाला है। और देखिए, ये एक टोटका है, लेकिन ये इलॉजिकल नहीं है। आज ये लॉजिकल भी बन रहा है। कारण देखिए, दो चीजें हैं। आप रशिया और यूक्रेन के युद्ध को देखें, जहां से हम शुरू हुए थे, वो अब एंड पॉइंट की तरफ जा रहा है। अब यूक्रेन में कौन बनेगा राजा, वो तो अलग की चीज है, लेकिन मतलब रशिया इज गोइंग टू कैप्चर यूक्रेन वेरी सून। मे बी इस वीक में पूरा कार्रवाई हो जाएगी। तो आपको वहां से जो भी नेगेटिव आना था वो सब आ चुका है ऑलरेडी। इट्स ऑलरेडी इनटू द स्टॉक मार्केट। दूसरा, इंडियन मार्केट यूक्रेन के युद्ध से डरना बंद हो चुका है पिछले एक वीक से। लेकिन जो इंडियन मार्केट डर रहा है वो डर रहा है केवल कमोडिटी के प्राइसेस से। शॉर्ट टर्म में दिस इज गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट इंडियन इक्विटीज, इंडियन इकोनॉमी और जो भी। लेकिन अक्सर आप देखिए 2008 में ऐसा ही एक सिनारियो आया था। आई रिमेम्बर कि जब कमोडिटीज के प्राइसेस इसी तरह से भाग रहे थे और क्रूड ऑयल $147 हो गया था, लेकिन उस समय पर जो रुपया था हमारा वो कम लेवल पर था, तो इसलिए हमारी क्रूड की जो बाइंग थी नेट लेवल पर वो इतनी नहीं थी जितनी कि आज हो रही है। अगर हम आज $125-30 पर भी क्रूड को बाय करते हैं तो वो उस जमाने के $147 से भी महंगा है। तो आप इस तरह से देखें, क्रूड ऑयल पर रशिया के सैंक्शन लगने की बात आ रही है कि कल रात से जो खबर आई है कि रशिया के शायद क्रूड ऑयल पर भी एम्बार्गो लगा देगा यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्रीज। वो भी अब प्राइस इन हो गया। रशिया यूक्रेन का युद्ध प्राइस इन हो गया। कमोडिटीज की जो साइकिल भागनी थी मेटल की, वो भी प्राइस इन हो गया। तो अब बचा क्या है? आई मीन मतलब व्हाट नेक्स्ट? तो मुझे लगता है कि अब जो चीज बची है वो केवल दो है। वो ये होगा कि आपको आने वाले समय में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा दिखेगा। आने वाले समय में आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन समहाउ ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। अगर और कोई अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस नहीं आती हैं। मैं आपके यहाँ पर काफी समय से बोल रहा था कि गोल्ड बीस लें, अपने पोर्टफोलियो को हेज करके जाएं और गोल्ड बीस लेते हुए जाएं। गोल्ड बीस आज हमने अपने क्लाइंट्स को सोल्ड आउट करा दिए हैं। 46 आ गया है और मैं 42 43 से आपके यहाँ पर बोल रहा हूँ। सो इट हैज गिवन समवेयर अराउंड 8 to 10% रिटर्न टू आवर क्लाइंट्स। और हमारा जो पोर्टफोलियो डेंट था, जहां पर भी हमने अपना पोर्टफोलियो बेचा था उस समय पर, और आज हम उसी पोर्टफोलियो को दोबारा से अब बाय कर रहे हैं। तो हमें 10% तो जो इक्विटी जो हमने उस समय पर बेची थी, वो अब हमें 10% शेयर सस्ते मिल रहे हैं। ऊपर से हमने उसी पैसे पर 10% पैसा गोल्ड में कमाया, तो हमें एक तरह से 20% का नेचुरल हेज मिल गया। और अब हमें शेयर भी सस्ते मिल रहे हैं और हमने गोल्ड भी अपना महंगे में बेच लिया। तो ये दिस वाज द हेज व्हिच वी क्रिएटेड इन द अर्लियर इन रिसेंट मंथ्स। और अब आज हम गोल्ड से अपना एग्जिट कर चुके हैं। सो टेम्परेरीली हमने गोल्ड से एग्जिट किया है। मे बी कि इन्फ्लेशन के चलते या कोई अगर दूसरी कोई फर्दर जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, देन वी विल रिकंसीडर गोल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने प्रॉफिट बुक किया है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा, 2020 में अगर आप देखें तो एफआईज ने 64,000 करोड़ रुपए, जब कोविड की वजह से स्टॉक मार्केट अचानक से क्रैश हुआ था, तो 64,300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे इंडियन इक्विटी में। आपको ये जान के बड़ा सरप्राइज होगा कि उस समय पर जब निफ्टी 7,500 करीब के लेवल पर आ गया था, वहां से हम करीब 2 से ढाई गुना बढ़ चुके। 18,600 तक का हमारा हाई लग गया। तो यानी कि हम ये मानकर चलते हैं कि एफआईज ने अपने 64,000 करोड़ को करीब 2 लाख करोड़ बना लिया होगा
अब आपको एक अच्छी सूचना भी दे देता हूँ, वो 2 लाख करोड़ निकल चुके हैं स्टॉक मार्केट से। 2021 और 2022 अभी तक जो कैलेंडर ईयर 4 मार्च तक की जो सेलिंग है, एफआईज की सेलिंग करीब 1,98,000 करोड़ की है। तो एफआईज ने जितना पैसा डाला था कोविड के समय पे, उसका जो गेन भी था, जो भी प्रॉफिट था, सब निकाल चुके हैं। तो अब एफआईज के पास क्या है? अब एफआईज के पास या तो फर्दर इन्वेस्टमेंट अगर वो प्लान करना चाहें तो वो करेंगे, नहीं तो अपनी सेलिंग को उनको शायद रोकना होगा। और अगर वो फर्दर ही कुछ इंडिया में बहुत बड़ा ड्रामेटिकली सोच रहे हैं कि उनको 2014 से पहले का भी उनको माल बेचना पड़ेगा, तो फिर सेलिंग जारी रह सकती है। वरना मुझे लगता है कि नाउ एफआईज शुड 2-4 दिन बाद, मैं इस वीक का तो नहीं कहता, लेकिन 2-3-4 दिन में एफआईज शुड स्टॉप सेलिंग हेवीली। मे बी फिर उनकी वही सेलिंग आ जाए 100-200 करोड़, 500 करोड़, उस पर छोटा मोटा रहे, बट बाइंग का आने में जैसे ही कमोडिटी का ये बूम बस्ट होगा, क्योंकि कमोडिटी का इस तरह का बूम सस्टेनेबल नहीं होता है। दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट रशिया और एनी गल्फ कंट्री। आप देखिए, जब कोई चीज अति महंगी हो जाती है तो ग्राहक चले जाते हैं उसके। ऑयल का तो चलो ठीक है, कंजम्पशन की चीज है, लेकिन मेटल यूज होना बंद हो जाता है काफी हद तक। जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग होते हैं वो अपने साइट्स को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, कम खरीदते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर ऑल्टरनेट्स यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि जो बस्ट होगा उसमें मेटल को उल्टा नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्रूड ऑयल वाले कंट्रीज को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। 2008 में जब क्रूड ऑयल $147 आया था, तो उसके बाद अगले 6-7-10 साल लगे उसको रिवाइव होने में उन लेवल्स पर। और 10 साल तक उन्होंने $20, $10, $25, $40 तो बहुत रहा, तो वो लेवल्स भी देखे। तो ना ज्यादा हाई प्राइस ना ज्यादा लो प्राइस, ये सस्टेनेबल नहीं होते। तो मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम कि अब आप क्रूड रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको अब हेज करना चाहते हैं अलग। ठीक है, बढ़िया स्ट्रेटेजी, और दोनों चीजें हेजिंग भी बताते चल रहे हैं विवेक जी कैसे करना है, कि जब जब यहाँ पे गिरावट आ रही है और वो उसको मौका देख रहे हैं, या कोई भी क्राइसिस जैसी चीज कह लीजिए, या कोई टेंशन जैसी सिचुएशन आ रही है, तो फौरन शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड बीस में और उस तरीके की चीजों में, और वहां से जब फिर मौका आता है तो प्रॉफिट बुक करके वापस से डिस्काउंट में मिलते हुए स्टॉक्स में फिर से खरीदारी कर रहे हैं। विवेक जी, अगर कुछ और स्टॉक्स अब आपको नहीं डिस्कस करने हो, अगर आपकी कोई लिस्ट है तो बात कर सकते हो, नहीं तो कुछ एक सवाल है जो जल्दी से मैं ले लेना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर, बताइए। मैं देखिए सर, इस समय जो मेरी बाइंग लिस्ट में है वो अगेन कमोडिटी स्टॉक्स ही हैं। कमोडिटी में मैंने जो बाय करना है वो करना है अदानी विल्मर, 348 का चल रहा है। आप इसको बाय करके और पोर्टफोलियो में रखकर भूल जाए, दैट वुड बी गुड फॉर योर पोर्टफोलियो। सेकेंडली, मैंने आपको चावल स्टॉक्स बोले थे, आज भी देख लीजिए 1500 पॉइंट गिरे हुए मार्केट में। दोनों चावल स्टॉक हरे में खड़े हुए हैं। KRBL इज होवरिंग एट 196 एंड दावत इज होवरिंग एट अराउंड 67। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अब कुछ फर्दर इन्वेस्ट करना है, सो आप दावत से निकलकर KRBL में इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि दावत में एक जो टेक्निकल लेवल्स भी हैं, 60 पर दिया था, 67 आ गया, सो यू कैन बुक सम पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट और उसको आप KRBL में शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन वाली जो थ्योरी होती है वो भी अप्लाई करती है मार्केट में, कि लाइक गेहूं अगर 20 साल के हाई पर है तो गेहूं का रेप्लिका चावल ही होता है। तो चावल की भी थोड़ी सी बाइंग हो सकती है और चावल की भी डिमांड उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि चावल के प्राइसेस भी बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं और इन चावल कंपनियों को बड़ा फायदा देने वाले हैं। तो चावल स्टॉक्स को बाय करें, अदानी विल्मर को बाय करें, एंड थर्डली ऑफ स्टॉक्स जो मेरे रहेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पर रहेंगे, जैसे कुछ एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, लाइक NLC इंडिया है, नवेली लिग्नाइट के नाम से जानते थे हम पहले। ये कोयले के अभी काम करती है, कोयला माइन करती है, पावर प्लांट भी है इसके। तो मुझे लगता है कि दिस कंपनी इज गोइंग टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस राइजिंग क्रूड ऑयल, राइजिंग कोल एंड कमोडिटी प्राइसेस, क्योंकि ये स्टॉक उतना चला बिल्कुल भी नहीं चला। So it can deliver a good amount of money for you in your portfolio. So buy NLC India, buy Adani Wilmar, buy KRBL. So these kind of stocks you can buy.